अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। नाजरीन, न्यूज़ रूम के आगाज़ में आज फिर बात करेंगे इसराइली जारहियत की, जिसको शुरू हुए आज छठा रोज़ है और इस दौरान गजा की मैसूर आबादी पर इसराइली फ़ज़ाइया कम अज़ कम 6000 बम गिरा चुकी है। इस भयानक हमले में ना सिर्फ मारे जा चुके हैं, 7 दहाइयों से इसराइली जारहियत और तशद्दुद का सामना करने वाले फ़लस्तीनियों को सिर्फ सेहूनी नस्ल परस्ती और उनकी ताकतों की गैर मुनसिफाना जानिबदारी और इंसानी हुकूक के चैंपियन बनने वालों की संगदिली और आलमी इदारों की गैर फालियत और चशम पोशी का सामना करते चले आ रहे हैं। हकीकत यह है कि अगर ये अवामिल दरपेश ना होते तो मसला फ़लस्तीन का कोई ना कोई हल जरूर निकल पाता। हमास की जानिब से मुज़ाहमत के बाद इसराइल की जानिब से ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया जा रहा है। गजा की सूरत हाल ये है कि हस्पताल जख्मियों और शहदा की लाशों से भर चुके हैं। अदियात के ज़ख़ीरे ख़त्म और 20 लाख से ज़ायद आबादी का ये महसूर इलाका बिजली और पानी तक से महरूम कर दिया गया है। फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी का ये सिलसिला बंद करना अक़वाम आलम की बुनियादी जिम्मेदारी है। तशद्दुद की हिमायत नहीं की जा सकती, मगर किसी कौम को उसके हक़ ज़िंदगी और इलाके से महरूम करने का नतीजा मुज़ाहमत और इसका ख़ात्मा बमों, मुहासरों और मज़ीद नस्ल खुशी से मुमकिन नहीं। आज की न्यूज़ रूम में इस पर तफसीली बात होगी, जबकि सियासत के मैदान का रुख करेंगे, खेल और खिलाड़ियों की भी खैर खबर लेंगे, जबकि दीगर भी कुछ मौज़ूआत आज के इस न्यूज़ रूम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की। गजा में मुकम्मल नाकाबंदी का 5वां दिन है। इसराइली मजालिम से फ़लस्तीन में इंसानियत सिसकने लगी है। खुराक, पानी और दीगर अशिया की बंदिश से इंसानी बहरान ने जन्म ले लिया है। गजा की मुकम्मल बिजली बंद है, अद्वियात की भी शदीद किल्लत है। गजा में बेघर अफराद की तादाद 4 लाख से तजावुज़ कर गई है, जबकि गजा मुकम्मल तौर पर मिसाइलों के नीचे दब चुका है। फोर्सेज ने 6 दिनों में 4000 टन वजनी 6000 बम गिराए हैं। लड़ाका तैयारों की बमबारी हुई है। मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद हुए। यूं शहदा की तादाद अब 1570 से जायद हो गई, जबकि 7200 से जायद ज़ख्मी हैं। फ़लस्तीन में 447 बच्चे और 200 से जायद ख़वातीन भी बताया जा रहा है कि ज़ख्मियों में शामिल हैं। शहादतों में भी ख़वातीन का एक बड़ा नंबर है। बच्चों से मुतालिक भी कुछ नंबर्स कोट किए जा रहे हैं, जबकि इसराइल की तरफ से भी बताया जा रहा है कि उसके यहाँ कितना नुकसान हुआ है इसराइल का। लेकिन अलबत्ता जो जुमे के वाक़यात थे, हफ्ते के वाक़यात थे, उसके बाद जो जंगी जुनून है वो बढ़ता चला जा रहा है और इस जंगी जुनून में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। इसराइल ने शिमाली गजा को खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। सेहनी फोर्सेज ने ज़मीनी जंग के तबल बजा दिए हैं और इस सिलसिले में ज़मीनी हमले के लिए 11 लाख अफराद को इलाका छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। इसराइल की इस धमकी को संजीदा न लें। तर्जुमान हमास ने अलबत्ता अपने अवाम को ये यकीन दिलाया है और उन्हें ठंडा रहने का कहा है। इसराइल के ज़मीनी हमलों को रोकने की ताकत रखते हैं, हमास की जानिब से दावा किया गया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और हिलाल अहमर ने इसराइल को गलत करार दिया है। इस इक़दाम को इसराइल के गलत करार दिया है। शिमाली गजा में पैरामेडिक्स का जो इलाका है वो छोड़ने के भी अहकामात आ गए हैं। तो इस तरह से जो बुनियादी ज़ाब्ते हैं किसी भी जंग को लड़ने के, जंग लड़ने के भी कुछ ज़ाब्ते होते हैं, उस जंगी ज़ाब्तों की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और फिर जो पैरामेडिक्स वहाँ उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। और फ़लस्तीन में जंग बंदी की जो आलमी कोशिशें हैं वो भी एक जानिब तेज़ हो गई हैं। मिस्र के सदर का बरतानी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से रब्ता हुआ है और मिस्र की तिब्बी इमदाद और ज़रूरी अशिया फराहम करने के लिए मुख्तसर जंग बंदी की तजवीज़ दी गई है। शाम के सदर बशारुल असद और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और गजा में अवामी हिमायत का उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है। तो एक जानिब हम देख रहे हैं कि जंग बंदी की भी बातें हो रही हैं और इसके लिए कुछ राब्ते भी हुए हैं और कहा जा रहा है कि जंग बंदी चाहे वो मुख्तसर ही क्यों ना हो, जंग बंदी ज़रूर होनी चाहिए। साबिक़ अमरीकी सदर बल्कि आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवार भी हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हिजबुल्लाह को इंतहाई स्मार्ट कहा है और इसराइली वज़ीर दिफा को अहमक कहा है। एक रैली से खिताब में ट्रंप ने कहा कि इसराइली वज़ीर दिफा के बज़ाहिर औसान ख़ता थे। वो कह रहे थे कि उम्मीद है हिजबुल्लाह शुमाल से हमला नहीं करेगी। साबिक़ अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर भी तंज़ किया और कहा ये वो बात कभी नहीं भुला पाएंगे कि नेतन्याहू ने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को सन 2020 में निशाना बनाने के मामले पर उन्हें मायूस किया था। तो अमरीकी सदर जो कई राज भी जानते हैं वो भी अपने उस इत्तेहादी पर जिसका अमरीका आखिरी वक्त तक साथ देगा उसके कुछ राज खोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वाइट हाउस और इसराइल की ट्रंप के बयान की मजम्मत सामने आ गई है। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा है कि साबिक सदर ट्रंप का बयान इंतहाई खतरनाक है। साबिक अमरीकी सदर ईरान की हिमायत तंजीम
कैसे कर सकते हैं। इसराइली वज़ीर इत्तलात ने साबिक अमरीकी सदर का बयान शर्मनाक करार दे दिया है। ट्रंप का बयान प्रोपेगेंडा है जिससे इसराइलियों के अज़्म को नुकसान पहुंचेगा। तो अमेरिका जिसके अंदर भी हमें तकसीम नज़र आ रही है और वाइट हाउस का मेरे ख्याल में आजकल यही काम है कि बयान दिए जाए और उसके बाद उनकी तरदीद लेकिन इसमें एक फैक्टर है और वो ये है कि बाइडेन जो हैं उनकी मकबूलियत या उनका कामयाब होना एक अलग चीज़ है, लेकिन ट्रंप की जो हिमायत है या ट्रंप की जो वहाँ पे आप कह लीजिए कि ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और है। तो ट्रंप उस ग्राउंड रियलिटी का इजहार कर रहे हैं जो बड़ी तादाद में उनके साथ है और वो इस तरह से फ़लस्तीनियों के भी साथ बज़ाहिर नजर आ रहे हैं। एक और मामला हमने हाईलाइट किया, मुसलसल हम आपको बता रहे हैं कि ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है इसराइल की जानिब से। इसराइल और हमास का अगर हम दिफाई बजट इसकी बात कर लें, इनका मुआवजा हम कर लें, इसराइल की बात करें तो सालाना दिफाई बजट यहाँ पे 23.6 अरब डॉलर है। हमास का सालाना दिफाई बजट तकरीबन $1 लाख। इसराइल और हमास के पास फौजी कितने हैं अगर ये हम बात करें तो इसराइल के पास जनाब 1,69,500 फौजी हैं, जबकि हमास सिर्फ 30,000 के करीब अहलकार रखता है। इसराइल और हमास का एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है? इसराइल की बात करें तो 35 जदीद लड़ाका तैयारे इनके पास मौजूद हैं। हमास सिर्फ रॉकेट, मिसाइल और लॉन्ग रेंज गन्स रखता है। इसराइल और हमास की लड़ाई का फर्क अगर हम देखें तो इसराइल हमेशा फजाई हमलों से सबकत ले जाता है और हमास गोरिल्ला वॉर, जमीनी जंग लड़ने के माहिर हैं। तो ये इन दोनों के दरमियान फ़र्क हमें नज़र आ रहा है। एक जानिब हम इसराइल देख रहे हैं, एक जानिब हम हमास देख रहे हैं। बज़ाहिर तो दोनों का कोई कंपैरिजन बन ही नहीं रहा, लेकिन स्टिल उन्होंने कितना टफ टाइम दिया, उनकी इंटेलिजेंस को चपेड़ मारी और फिर किस तरह से दुनिया ने चीखो पुकार शुरू कर दी। एक और मामला है जिसकी हम बार बार बात करें, यानी फास्फोरस की हमने बात की है, वो भी आपके सामने है। जो जिनेवा कन्वेंशन है या अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है, जो हम जंगबंदी की बात कर रहा हूँ मैं, जो जंग के उसूल हैं या ज़ाब्ते हैं उसकी बात करें तो उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है और उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और सलामती काउंसिल का इजलास एक हुआ, वो भी नतीजा ख़त्म हुआ। पाकिस्तान में भी मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़। जमात इस्लामी की जानिब से आज यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में जमात इस्लामी लाहौर ने रीगल चौक से चेयरिंग क्रॉस तक एक रैली भी निकाली है। शुरका ने मज़लूम फ़लस्तीनियों से भरपूर यकजहती का इजहार किया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से भी मुल्क भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन आज के दिन मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से एक रैली भी निकाली गई। मनाज़िर आपके सामने है। रैली की क़यादत चेयरमैन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने की। इस रैली में बच्चों और बड़ों ने कसीर तादाद में शिरकत की। ये मनाज़िर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जुमे का दिन था और जुमे के दिन उम्मन इस किस्म के वाक़यात के बाद मसाजिद में जो खुतबा होता है या इजहार किया जाता है मामले से मुतालिक, तो फिर लोग एहतजाज की सूरत में बाहर भी निकलते हैं और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं। आज अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी खिताब किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि फ़लस्तीन का मसला ईमान और इस्लाम का मामला है। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाना उम्मत मुसलमा की जिम्मेदारी है। इसराइल के मजालिम सारी दुनिया देख रही है। इंसानी हुकूक के अलंबरदार इस वक्त कहाँ हैं? उनकी गुफ्तगू सुनिए। मसला फ़लस्तीन ये इस्लाम का मसला है, ये ईमान का मसला है। मस्जिद अक्सा हमारी इश्क है, मस्जिद अक्सा हमारा ईमान है और मस्जिद अक्सा के साथ हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता है। खैर, सिराजुल हक साहब की गुफ्तगू आपके सामने है। रियासत पाकिस्तान का बड़ा दो टोक वाज़े मौक़िफ़ है। हम फ़लस्तीनियों की हिमायत करते हैं और इस तस्वीर के हल का हमेशा मुतालबा करते हैं। मामलात हैं क्या? ख़ास तौर पर हमने जो जंगी जो आप कह लें कि अददी कंपैरिजन किया, इसराइल कहाँ खड़ा है, हमास के पास कितनी स्ट्रेंथ है, इन मामलात को इस तरह से भी समझने और देखने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमें ज्वाइन करें। राशिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर आज जंग का बाकायदा तौर पर 7वां रोज़ है, 6ठा रोज़ है, तो ऐसे में इस सारी सूरत हाल में अब तक यकीनी तौर पर इसराइल एक बहुत बड़ी फोर्स है, उसने गज़ा को क्रश करने का प्लान बनाया हुआ है, लेकिन इस लड़ाई का पहला थप्पड़, पहला मुक्का वो तो दुनिया को याद रहेगा और मगरिब उसे एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी भुला नहीं पा रहा उसकी हिद्दत को। बिल्कुल, वो तो उनको याद रहेगा और अब उसकी जो जिस स्टेज पे हम हैं वो ये देखने की जरूरत है कि हाउ विल फ्यूचर ऑपरेशंस अनफोल्ड। तो अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल जो है वो एक फ़ज़ाई हमलों के साथ साथ उसने कंप्लीट ब्लॉकेज किया है और उसके बाद वो इस पे एक ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है। तो ये अददी कंपैरिजन तो इसमें है ही कुछ नहीं, क्योंकि ये तो एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। उनके पास जो हथियार हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं,
जो आर्मर कंपोनेंट है वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मगर जब एसिमेट्रिक वॉरफेयर होती है तो उसमें अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है वो अदू जो कमजोर होता है। और हमने देखा है कि बहुत सी ऐसी एसिमेट्रिक जंगें हिजबुल्लाह ने लड़ी हैं, हमास का इनके साथ होता रहा है ऑपरेशन में मुकाबला। मगर अब इस वक्त हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं क्योंकि इजराइल एक वुंडेड उस टाइगर की तरह एक्ट कर रहा है और मुझे ये लग रहा है कि अब उन्होंने ये ठान ली है कि जमीनी हमला करना है और गाजा की पूरी पट्टी को रीऑक्युपाई करना है। तो उस रीऑक्युपेशन स्ट्रेटजी में अभी वो पॉस्चरिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जमीनी हमले की तैयारी के लिए जो फजाई हमले से शेपिंग और कंडीशनिंग द एनवायरनमेंट है वो कर रहे हैं। उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि वो उसको जब ऑक्युपाई करेंगे तो हिजबुल्लाह के जितने ठिकाने, हमास के जितने ठिकाने हैं वो उनको कंप्लीटली डेसिमेट करेंगे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे और उसको दुनिया को भी ये बावर करवाने के लिए कि वो कैजुअल्टीज जो कि नॉर्मल सिविलियन उनकी नहीं जाते तो उन्होंने वार्निंग देना शुरू वो इनखला की भी वार्निंग दे दी। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ और समझनी है राशिद साहब, वो ये कि डेफिनेटली इसराइल पर तो अटैक हो गया और इसराइल अब उसका जवाब देने के लिए जो भी उससे बन पाएगा वो करेगा। लेकिन जो कुव्वत किसी भी लड़ाई का आगाज़ करती है, खैर तस्वीर तो पुराना है, मैं हालिया इस लड़ाई की बात कर रहा हूँ जो सैटरडे को इनिशिएट हुई। हमास ने भी तो कुछ ना कुछ प्लान किया होगा या सिर्फ उन्होंने वो 20 मिनट में 5000 रॉकेट प्लान किए थे और उसके बाद उनकी आप समझते हैं कि इससे आगे की स्ट्रैटेजी नहीं थी, या आप समझते हैं कि वो चाहते हैं कि ज़मीनी जंग हो ताकि वो फिर अपने जो गुरिल्ला वॉरफेयर की एक्सपर्टीज़ है उसको फिर यूटिलाइज करें? जी बिल्कुल, वो यही चाहते हैं। जी, जो गुरिल्ला वॉरफेयर है वो एक लॉन्ग ड्रान आउट अफेयर होता है, उसमें टेरेन बहुत अहमियत का हामिल होता है। और जो अर्बन वॉरफेयर है बिल्ट अप एरिया में, ये बड़ा मैसी और डिफिकल्ट अंडरटेकिंग होता है कन्वेंशनल फौज के लिए, क्योंकि इसमें बिल्डिंग टू बिल्डिंग, कंपाउंड टू कंपाउंड ये ऑपरेशन होने हैं। और एक डिटर्मिनेंट फौज जो होता है वो जिसमें बेसमेंट्स में, ऊपर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में, रबल में, टनल्स में, देयर इज अ होल नेटवर्क ऑफ टनल्स इसके अंदर। और वो कहाँ से जा सकते हैं, किस जगह से वो एक दूसरे को म्यूचुअल सपोर्ट दे सकते हैं, कैसे उन्होंने एक पूरा मेज बनाया हुआ है, वो उनकी जरूर एक अच्छा, इसमें एडवांटेज उसको भी होता है कि जिसका इलाका हो, जो वहाँ रहता हो, यानी वो फिर उसके चप्पे चप्पे से, कोने कोने से वाकिफ होता है, उसका भी एक एडवांटेज होता है उसको, जाहिर है। यस, डेफिनेटली वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है क्योंकि उनको अपने इलाके का वो पता है और उसमें वो ऑपरेट कर सकते हैं। और जो है, जैसे मैंने बताया कि वो एक मेज ऑफ टनल्स है जो एक मुख्तलिफ इलाकों को लिंक करता है। ये पिछले 16 साल से ये ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अब अगर कोई ऐसा ऑपरेशन होता है तो वो उसमें इजराइल को इनफेंट्री हैवी डिप्लॉयमेंट करना होगा, और जब इनफेंट्री हैवी डिप्लॉयमेंट होता है तो उसमें कैजुअल्टी इंटेंसिव ऑपरेशन होते हैं। ये नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ही एक ऐसी बॉम्बिंग करे जिससे पूरा इलाका उनके लिए सैनिटाइज हो जाए। जाहिर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है ब्रिगेडियर साहब, मुझे ज़रा ये भी बताइएगा कि ये अभी बज़ाहिर तो इस लड़ाई का आगाज़ या इस लड़ाई का पहला मौका हमास ने मारा, फिर इसराइल उस पर जवाब भी दे रहा है या रद्द-ए-अमल भी दे रहा है। बाकी जो मामलात हैं, लेट्स से हिजबुल्लाह है वो इस फैक्टर में इन्वॉल्व होता है, फिर और चीज़ें या मामलात जो दब गए थे और प्रॉक्सीज़ के जो प्लेयर्स थे वो दब गए थे मिडल ईस्ट में, वो भी आप समझते हैं कि इन दिनों फिर एक्टिव हो जाएंगे और फिर ये चौतरफा लड़ाई हो जाएगी? देखिए, यहाँ इस वक्त 3 एक्टर्स हैं। वन इज हमास जो इस वक्त आई ऑफ द स्टॉर्म में, दूसरा हिजबुल्लाह है जो लेबनान में है और नॉर्थ ऑफ इजराइल पे उनका थ्रेट है, और एक तीसरा एलिमेंट है इस्लामिक जिहाद जिसको पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद कहते हैं। उनके एलिमेंट्स लेबनान में भी हैं, वेस्ट बैंक में भी हैं। ये तीनों इनकी जो आइडियोलॉजी मुश्तरक है, इजराइल के साथ इनकी जो मुखासमत है वो मुश्तरक है। और अगर ये जंग टूल पकड़ती है तो लामहला हिजबुल्लाह भी इसमें ड्रैग होगा, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के फाइटर्स भी इसमें ड्रैग होंगे और उनको भी डील करना पड़ेगा। और यहाँ से जो खतरा है वो एक ब्रॉडनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट का है।
और उसमें जब लेबनान अगर होगा तो मे बी ईरान जो है उसकी कोई किसी और फिर वो पूरा गेटवे भी ना खुल जाए। मैं जरा जनरल साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। जनरल ट्राइड तलत मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये पहले दिन से कई लोग इस कंसर्न का इजहार कर रहे हैं कि ये गेटवे तो नहीं है एक नई प्रॉक्सी का बिटवीन अमेरिका एंड ईरान और लाइक माइंडेड जो फोर्सेस हैं, और फिर दूसरा इससे कहीं मजीद आगे जाकर ये वो अरब स्प्रिंग कैसा माहौल तो नहीं बना दिया जाएगा कि जहां फिर ये पूरा खित्ता ही आगो खून का मैदान हो। देखिए, कोशिश तो ये नहीं होगी, इसलिए कि इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। बात दरअसल ये है कि ये जो जंग थी ये तो एक तरीक़े से इज़राइल ने मुसल्लत की, इसलिए कि उनको इनके जिस किस्म की हालात पैदा किए आपने देखा, और उनको जिस तरीक़े से दबाने की कोशिश की गई हमारे भाइयों को, और इस तरीक़े से उन्होंने उनके साथ जुल्म कर रहे थे मुसलसल। तो मेरे ख़्याल में इसको इस तरीक़े से देखना चाहिए कि जब जुल्म की इंतहा इतनी ज़्यादा हो गई तो फिर ज़ाहिर है कि ये इन्होंने सोचा कि हमें इसका बदला लेना चाहिए और इनको इतना नुकसान पहुंचाना चाहिए कि इनको एक पता लगे कि हमारी भी एक क़ुव्वत है और हम भी इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए इन्होंने बड़ी कोशिश की और कई महीनों और सालों मेरे ख़्याल में इन्होंने इसकी प्रिपरेशन की और बड़ी एक लिहाज से स्ट्रेटजिक तरीक़े से की, चूँकि ये जो जिहाद है ये इसका मतलब ये था कि ऐसा ना हो कि कहीं लीक हो जाए। अगर हो जाए तो फिर जाहिर है इज़राइल पहले से ही हमला कर देगा और इन लोगों को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एक लिहाज से इनकी बड़ी कामयाबी तो हुई है। लेकिन जनरल साहब, कथा कलामी की माजरत, इसमें कामयाबी तो रही पहले दिन जब इन्होंने कुछ ही मिनटों में कई हज़ार रॉकेट फायर किए। लेकिन मैं अभी ब्रिगेडियर साहब से भी ये पूछ रहा था, आपसे भी इस पर रहनुमाई चाहूँगा कि जो प्लान करता है पहला वार, वो सिर्फ पहला वार तो नहीं प्लान करता, फिर उसने बाकी उसकी लेयर बाय लेयर तरतीब रखी होगी कि क्या हो सकता है और हमारा रिएक्शन क्या होगा। अभी तक आपको नज़र आ रहा है कि हमास ने जिस स्ट्रेंथ से अटैक किया था उसी स्ट्रेंथ से वो फिर फाइट भी कर रहा है, या इसराइल ने टेक ओवर कर लिया सारा मामला? मेरे ख्याल में हमास को पता था कि वो जाहिर है वो ज़्यादा सस्टेन तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनको ये भी पता था कि हम काफ़ी नुकसान पहुंचा सकेंगे, ताकि फिर ये बहुत मुमकिन है कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें और अमेरिका वग़ैरह ये समझें कि इज़राइल की जो पॉलिसी है एक लिहाज से एपार्थाइड की, या बिल्कुल इनको दबाने की और इन पर इतना जुल्म करने की, ये एक हद तक इसमें तब्दीली आएगी। तो ये मेरे ख्याल में हमास की सारी पॉलिसी जो थी इसके ऊपर फोकस थी कि इसमें कोई शक नहीं कि हम कुछ ही दिन इनके ऊपर हावी हो सकेंगे, लेकिन उसके बाद इज़राइल जो है वो हम पर एक लिहाज से बदला लेगा या रिटेलिएटरी अटैक्स जो करेगा, तो उससे हमारी क़ुव्वत और उनकी क़ुव्वत में बहुत फ़र्क है। ज़ाहिर है हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमास ने ये भी सोचा कि जिस किस्म के हालात इज़राइल ने पैदा किए हैं, जिस किस्म की उनकी एक लिहाज से नफ्सियाती सूरत हाल भी थी कि उन पे इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा था, उनकी हर चीज़ के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी, तो उन्होंने ये फ्रस्ट्रेशन के इज़हार को यकीनी तौर पर इस तरह से करने में लेकिन देखिए ना कि ज़िंदगी उनकी इतनी तंग हो गई थी कि उन्होंने कहा कि मरना इससे बेहतर है। हाँ, मरना इससे बेहतर। और फिर दूसरा वो जो अरब दुनिया का झुकाव था इसराइल की तरफ, उससे भी वो बड़े तंग थे। मैं एट लास्ट आप दोनों से एक सवाल चाहूँगा। मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आते हुए, ख़ास तौर पर जो ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल है जैसे फास्फोरस का है, या जिस तरह से जो जंगी ज़ाब्ते हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी हो रही है, इबादतगाहें हों, पैरामेडिक्स हों, उन पर भी अटैक हो रहा है। इससे एक चीज़ और बड़ी क्लियर होती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ कि जो न्यूट्रल स्पेक्टेटर्स होते हैं या मीडिएटर्स होते हैं, जैसे UN की अगर हम बात कर लें, ये तमाम प्लेयर्स भी ऐसी लड़ाइयों में न्यूट्रल नहीं रहते, या वो अपनी खामोशी और चुप के ज़रिए अपना वज़न कहीं और डाल देते हैं। ये कितना भयानक और खौफनाक है पूरी दुनिया के लिए कि अगर कोई तनाज़ा हो तो हल करने वाले खामोश हो जाते हैं। देखिए, इंटरनेशनल लॉ इज एज गुड एज दोज हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, एंड जो हमारा UN सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें वीटो बिल्डिंग पावर्स हैं, उनका झुकाव किस तरह था ये बड़ा क्लियर है। जैसा कि मैंने बताया कि दिस इज अ एसिमेट्रिक वॉरफेयर, और अगर हम 3-4 केस स्टडीज को देखें जिसमें वो रूसो चेचन वॉर है, अफगानिस्तान की जंग है, वियतनाम की जंग थी,
तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में अददी बर्तरी वो मैटर तो जरूर करती है, मगर उसमें बहुत से और एलिमेंट्स होते हैं। और एक स्कॉलर हैं लुई टॉफ्ट एंड मैके, उन्होंने एक थ्योरी दी थी ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरैक्शन इन एसिमेट्रिक वॉरफेयर। खुलासा उसका ये है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर में दो चीजें, एसिमेट्री ऑफ मटेरियल्स एंड एसिमेट्री ऑफ विल। तो अल्टीमेटली इन द लॉन्ग टर्म व्हाट प्रिवेल्स इज द एसिमेट्री ऑफ विल। हमास, हिजबुल्ला, ये लोग इस डेस्परेशन में हैं कि उनके गिर्द बिल्कुल घेरा तंग कर दिया गया, उनको ओपन एयर जेल में डाल दिया गया। 2005 के बाद अब 16 साल हो चुके हैं, और उसमें इनकी जो मैरीटाइम एक्सेस है, जो एयर स्पेस है, वो सब कंप्लीट गलबा इजराइल का था। तो अब मेरा ख्याल है इन्होंने जो अपनी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन में ये सोचा कि इब्राहिम अकॉर्ड में जो 4 ममालिक हैं, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। ब्रिगेडियर साहब, आई हैव टू कट यू। मैं इसी सवाल का जवाब जनरल साहब से लेता हूं, फिर आप दोनों हज़रात से शुक्रिया चाहेंगे। जनरल साहब, ये यकीनी तौर पर जो हम न्यूट्रल मॉडरेटर्स, मीडिएटर्स की बात कर रहे हैं, वो तो किस तरह से बेनकाब हुए हैं इस सारी सूरत हाल में? जी देखिए, मेरे ख्याल में कोई चीज़ न्यूट्रल नहीं रह सकती, इसलिए कि इन लोगों की जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, वो कन्वर्ज करते हैं। जैसे अमेरिका के हैं, इजराइल के साथ करते हैं, यूरोपियन यूनियन के हैं, उनके भी इन्हीं के तरफ करते हैं। अरब की यानी दुनिया में आपने देखा कि सऊदी अरेबिया वगैरह भी, इसके बावजूद कि वो मेरे ख्याल में कोशिश तो थी उनकी कि कुछ ना कुछ हद तक ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इतनी आगे ना बढ़े, लेकिन वो भी कोई ख़ास खुश नहीं है इस जंग से, और उनको बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हर लिहाज से ये देखना चाहिए कि जो ममालिक हैं, जो ख़ास तौर से अहम ममालिक हैं, उनका रवैया क्या है और उनका झुकाव किस तरफ, और उससे फिर बाकी दुनिया का भी पता चल जाता है। थैंक यू सो मच जनरल साहब, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो इसराइल फ़लस्तीन का तनाज़ा जारी है, और हमारे जो मुसलमान भाई हैं वहाँ मज़ालिम का शिकार हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर उनके लिए दुआ भी कर सकते हैं और उनके हालात से आपको अपडेट भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी और हालात से हम लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। मज़ीद भी हम डिटेल्स की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाने, वापस आते हैं तो बात करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। दहशतगर्दी की बात करते हैं, जिसके खात्मे का अज़्म लिए दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। सिविल और अस्करी क़यादत की ऐवान सदर में अहम बैठक हुई है। सदर, निगरान वज़ीर आज़म और फ़ौज के सरबराहान इसमें शरीक हुए हैं। सिविल और अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती से मुताल्लिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया है। इदारों की मजबूती, मुल्की सलामती और मौशी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई है। दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म लिए ये अहम मीटिंग हुई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों का बड़ा नेटवर्क भी पकड़ा गया है, और इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट भी आ रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो बड़ा नेटवर्क पकड़ा है, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर इस पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले की कोशिश की गई। सियालकोट की मस्जिद में दहशतगर्दों ने चंद अफराद को शहीद किया। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 24 घंटे में दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गुफ्तगू सुनिए। ये जो चूहे पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनको हमारा बड़ा साफ पैगाम है कि आप करते रहिए, हम तैयार होकर अब आपको पूरी दुनिया में एक्सपोज करने के लिए जा रहे हैं। हमारी फॉरेन ऑफिस और हमारे तमाम इदारे इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अमन के लिए काम करेंगे, और ऐसे तमाम होने वाले हौलनाक इक़दाम जो पूरी दुनिया में ये करना की कोशिश करते हैं और फिर खुद से डिक्लेयर कर देते हैं और खुद से कह देते हैं कि ये फला वजह से किया, ये सब अब एक्सपोज होने के लिए जा रहा है। पाकिस्तान पे झूठे इल्जामात लगाए गए और वो भी इंशाअल्लाह ताला हमने एक्सपोज किए, और अब वो खुद ऑन द रन होंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला एक कौम बन के ये साबित कर देंगे कि ये झूठे हैं और ये बदकार हैं और ये दहशतगर्द हैं। तो IG पंजाब की गुफ्तगू आपके सामने है। खैर, आजकल IG पंजाब साहब को एक और चैलेंज दरपेश होगा, और वो इस तनाजुर में कि एक और वज़ीर आज़म जो हैं पाकिस्तान के, वो आ रहे हैं बैरून मुल्क से, यानी नवाज शरीफ साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म साहब, 3 बार के वज़ीर आज़म, और कह रहे हैं कि गालिबन शायद चौथी बार भी हो जाएंगे अगर अप्रूवल हो गई तो अवाम की तरफ से। नवाज शरीफ की वतन वापसी की हम बात करें, और इस सिलसिले में जहां सिक्योरिटी एक चैलेंज होगा, वहीं नून लीग के लिए एक चैलेंज है उनके इस्तकबाल की तैयारियों का मिशन। मुस्लिम लीग नून के पंजाब भर में जलसे और वर्कर्स कन्वेंशन जारी हैं, और लीगी मतवालों का लहू गरमाने के लिए आज भी मुरीद के में पंडाल सजाया गया। इलाके को
पार्टी परचमों से सजा दिया गया। ये बराह रास्त कुछ गालिबन मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ शहबाज शरीफ भी खिताब करेंगे और दीगर भी जो लीगी क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद होगी। गो के ये तय हुआ था कि जलसे नहीं करने, लोगों को थकाना नहीं है, लेकिन फिर भी जलसे हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो जलसे हो रहे हैं जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, मरियम नवाज वाले जलसे नहीं हो रहे। मरियम नवाज वाले नहीं हो रहे, जो कि प्लान थे। जी हाँ, मरियम नवाज जो है वो सारी अपनी जो काविशें हैं और तवानाई है वो बचा के रखे हुए हैं 21 अक्टूबर वाले जलसे में, जो कि मीनार पाकिस्तान पे होने जा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की बात करते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दिया है, तहरीक इंसाफ ना छोड़ने का ऐलान किया है। कमरे अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और कहा है कि मुस्लिम लीग नून को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत उम्मीदें थी। देखते हैं नवाज शरीफ क्या बयानियां बनाते हैं। इलेक्शन से मुताल्लिक सवाल पर वो बोले कि चेयरमैन PTI के बगैर इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन PTI साइफर केस में सुरखरू होंगे। उनकी जानिब से ये गैर रस्मी गुफ्तगू की है और कह रहे हैं कि PTI को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमें अभी आपका साथ छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कल मद्दे मुकाबिल होंगे। क्रिकेट शायकीन क्या कह रहे हैं, आप ये भी देखें। दुआएं मेरी उसके साथ है क्योंकि वो हमारे अपने शहर के, हमारे पहलवानों के शहर के है, तो मैं यही चाहती हूँ कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें। बाबर से, रिजवान से और शाहीन से बहुत उम्मीदें हैं। दे आर इन गुड फॉर्म एंड डेफिनेटली दे विल गिव अ टफ मैच। चल करके दिखा दे, चल करके दिखा देना, चल करके दिखा दे। फतह का निशान पाकिस्तान, चल करके दिखा। हमें भी हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं क्लोजिंग करके दिखा। हमने बोला है कि हम भी कर देते हैं। आपसे एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। इसराइली जारहियत की बात करेंगे जिसको शुरू हुए आज छठा रोज़ है और इस दौरान गज़ा की मैसूर आबादी पर इसराइली फ़ज़ाइया की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। 6000 से ज़ायद बम इसराइल गिरा चुका है और इस भयानक हमले में न सिर्फ गज़ा का शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है बल्कि हज़ारों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जिसमें औरतें भी शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं। 7 दिहाइयों से इसराइली जारहियत और तशद्दुद का सामना करने वाले फ़लस्तीनियों को सिर्फ सहूनी नस्ल परस्त ताकतों की गैर मुनसिफाना जानिबदारी का सामना नहीं है बल्कि इंसानी हकूक के चैंपियन बनने वालों की संगदिली और आलमी इदारों की गैर फालियत और चश्मपोशी का भी सामना है। हकीकत यह है कि अगर ये अवामिल दरपेश ना होते तो यकीनन मसला फ़लस्तीन का हल मुमकिन हो सकता। हमास की जानिब से जो हमले किए जा रहे, मज़ाहमत के बाद इसराइल की जानिब से जो हमले किए गए हैं, ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद सूरत हाल ये है कि गज़ा के अस्पताल ज़ख्मी और शोहदा की लाशों से भर चुके हैं, अद्वियात ख़त्म हो चुकी हैं और 20 लाख से ज़ायद आबादी का ये आलम है कि वो एक इलाके में मैसूर हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है और इसके साथ साथ दीगर मुश्किलात हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ा है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। क्या अब तक हो चुका है, क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसके साथ साथ जो कब जारी है। बिल्कुल ऐसे है और रोज़ बरोज़ इस जंगी जुनून में इजाफा जा रहा है। इसराइल की जानिब से जो सिलसिला है बर्बरियत का वो जारी है। छठा रोज़ है आज। इसराइल ने शिमाली गज़ा को खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है। सेहूनी फोर्सेस ने ज़मीनी जंग के तिबिल बजा दिए हैं। ज़मीनी हमले के लिए 11 लाख अफराद को इलाका छोड़ने की हिदायत कर दी गई है और इसराइल की इस धमकी को संजीदा ना लिया जाए। हमास के तर्जुमान का ये कहना है, इसराइल के ज़मीनी हमलों को रोकने के लिए हम ताकत रखते हैं। हमास की जानिब से भी रद्द अमल आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा और हिलाल अहमर ने इसराइल के इस अमल को गलत करार दे दिया है। शिमाली गज़ा में पैरामेडिकल स्टाफ ने भी इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया है। इसराइल जिसने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि यहाँ से लोगों का इनखला मुमकिन बनाया जाए, लेकिन हम हमास की जानिब से देख रहे हैं कि उन्होंने भी लोगों से कहा है कि आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरी ताकत रखते हैं, हम इसराइल को जवाब दे देंगे। इसराइल फ़लस्तीन सूरत हाल पर एक बार फिर से हम बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनियों के लिए हंगामी तौर पर मदद की अपील कर दी है। फ़लस्तीनियों के लिए फौरी 29 करोड़ 40 लाख डॉलर का मुतालबा कर लिया है। रकम का इस्तेमाल 12 लाख अफराद की मदद के लिए किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा 4,23,000 अफराद पनाहगाहों से महरूम हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया है। तो मदद की अपील कर दी है अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनियों के लिए और कहा जा रहा है कि फ़लस्तीनियों की मदद बहुत ज़रूरी है।
मदद वाकई बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेकसी का आलम है, इसराइल की बर्बरियत का सिलसिला जारी है और जो बम इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो फास्फोरस बम जो कि ममनुआ है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये बम हैं क्या, ये हम आपको बताते हैं। इसराइल गजा पर बमबारी में फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। फास्फोरस बम एक इंतहाई आतिशगीर केमिकल है। फास्फोरस कीमियाई रद्द-ए-अमल से 815 डिग्री सेंटीग्रेड हरारत पैदा होती है। फास्फोरस बम से जिस्म पर इंतहाई खौफनाक जख्म बन जाते हैं। सफ़ेद फास्फोरस जिस्म को बुरी तरह जला देता है और फास्फोरस बम इंसानी जिस्म की हड्डियां और पट्ठे तक जला देता है। फास्फोरस बम के ज़रात को जिस्म से ना निकाला जाए तो मज़ीद ख़तरात पैदा हो जाते हैं। फास्फोरस से जिस्म के महज 10% हिस्से का जलना भी जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये वो ममनुआ अवामिल हैं और बम है जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, लेकिन देखें आपके हमास ने कैसा हमला किया और कैसा जो है उन्होंने लड़ाई का आगाज़ किया, गुस्से का इजहार किया। फ़र्क ज़रा आपको बताते हैं कि है क्या, इसराइल कितनी बड़ी ताकत है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और हमास क्या है। इनका दिफाई बजट ज़रा पहले इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। इसराइल का जो सालाना दिफाई बजट है वो 23.6 अरब डॉलर है, जबकि हमास का सिर्फ तकरीबन 1 लाख डॉलर के करीब दिफाई बजट बनता है। दूसरी चीज़ ये है कि फ़ौजी कितने हैं किसके पास। इसराइल के पास 1,69,500 एहलकार बताए जाते हैं फ़ौजी, और हमास के पास इनकी तादाद 30,000 है। कोई मैच ही नहीं है, कोई करीब भी नहीं है नंबर। इसराइल के पास बहुत बड़ा नंबर है और हमास के पास ये कम है। एयर डिफेंस सिस्टम जिसका इसराइल इस्तेमाल करता है, 35 जदीद लड़ाका तैयारे इसराइल के पास हैं, जबकि हमास के पास सिर्फ रॉकेट्स हैं, मिज़ाइल हैं, लॉन्ग रेंज एंटी मिज़ाइल गन्स हैं उनके पास जिसका वो इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को बचाते हैं या अपने जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाते हैं। अब इन दोनों की लड़ाई का फ़र्क क्या है? जिस तरह इसराइल के पास 35 जदीद लड़ाका तैयार हैं तो वो फ़ज़ाई जंग लड़ने का माहिर है और आप देख भी रहे हैं कि वो किस तरह से बॉम्बिंग करके क्रश कर रहा है, अपनी फ़ज़ाई ताकत का इजहार कर रहा है। जबकि हमास जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर का एक्सपर्ट है और यानी इसको अगर सादा अल्फाज में कहें तो वो ज़मीनी जो जंग है उसको लड़ने का माहिर है। अब से कुछ देर पहले भी जब हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद थे तो उनका यही कहना था कि गुरिल्ला वॉरफेयर में ख़ास तौर पर जब आप अपने इलाके में लड़ रहे होते हैं तो फिर आप इच्ची बिच्ची से वाकिफ़ होते हैं, आपको पता होता है कहाँ क्या है क्या नहीं है। और उसके अलावा ये कि ज़मीन पर लड़ाई लड़ने के लिए आप अपने इलाके में हों तो ये आपको बड़ा एडवांटेज देता है। तो अगर इसराइल ये कह रहा है कि हम ज़मीनी लड़ाई लड़ेंगे तो आइंदा उनको नुकसान वहाँ भी नजर आ जाएगा। ऐसे और उबैद इसका एतराफ़ भी कर लिया गया है। इसराइल के जो आर्मी चीफ हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया है। लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हल्वी ने अपनी नाकामी, नाअहली और गफलत का एतराफ़ किया है, मीडिया से गुफ्तगू किया और उनका कहना है कि हमास का अचानक हमला हमारी नाकामी है, इसकी तहकीकात होंगी। मीडिया पर पहली इस्राएली आर्मी चीफ ने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया है, कहा है कि हमास को ख़त्म करने का शिकस्त देने में वक्त लगेगा, हमें दुश्मन को ख़त्म करने के लिए तहम्मुल, इत्मीनान, इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत होगी। और हल्वी फ़ौज शहरियों की सलामती की ज़िम्मेदार है, लेकिन गज़ा की पट्टी के आसपास के इलाकों में हम ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। हम हमास के हमलों से सबक हासिल करेंगे और तहकीकात भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम हालत जंग में हैं। जंग की कीमत बहुत ज़्यादा और मुश्किल है। हम कैदियों को घर वापस लाने के लिए सब कुछ करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इस्राएली आर्मी चीफ ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। इसराइल जो कि नाकाबिले तस्खीर एयर डिफेंस सिस्टम रखता है, जिसके पास बहुत ज़बरदस्त असलहा मौजूद है, फ़ौज की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। हमास की जानिब से जो रिएक्शन दिया गया और उसके बाद जो सूरत हाल क्रिएट हुई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस्राएली आर्मी चीफ ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया है और मेरे ख्याल में अपनी उसी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए अब ये रिएक्शन हो रहा है। देखें, कोई भी फौज आपस में ये बात तो पूछेगी या सवाल करेगी कि हमारा इतना बड़ा बजट है, हमारी इतनी बड़ी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या हम इतनी बड़ी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है हमास के मुकाबले में, तो फिर हमास ने चंद मिनट्स में हज़ारों रॉकेट कैसे फायर कर दिया। आयरन डोम हमारे पास है और इस सब के बावजूद जो है हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो नाकारा रहा। तो यकीनी तौर पर ये अच्छा है कि इन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि हमसे गलती हुई है और हम नाकाम रहे। तो ये पहली बार है कि इतनी बड़ी फ़ौज इतनी छोटी सी क़ुव्वत के सामने घुटनों पर बैठी और एतराफ़ भी कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का। आप सर देख रहे हैं कि एक जानिब इसराइल, एक जानिब हमास, वो दोनों कुव्वतें आप एक दूसरे के आमने सामने हैं जिनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और अब हम देख रहे हैं कि इसराइल के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने अपनी नाकामी का एतराफ़ भी कर लिया है। आप किस तरह से सर देख रहे हैं इसको?
बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तफसीलात शुरू में बताई, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए जी, पहली बात यह है कि जब आप दो मुतारिफ कुव्वतों का मुवाजना करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनकी सलाहियत और इस्तेदाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों के जंगी मकासद क्या हैं। देखें, इसराइल का जो जंगी मकसद है जो कि अब खुल के सामने आ रहा है, तहरीक आज़ादी है, खुसूसन जो उसकी मुतारिफ कुव्वतें हैं उनका खात्मा है, नंबर 1। और जिस तरह के पिछले 75 साल में उसने किया है, आज भी जो उसने कॉल दी है कि जी 11 लाख जो शुमाली गजा में लोग रहते हैं वो जनूब में मूव कर जाएं, यानी कि वो नकले मकानी पे मजबूर हो जाएं और उस इलाके पे भी इसराइल शायद कब्जा करना चाहता है। तो असल मकसद इसराइल का जो है वो जमीन पे कब्जा करना, मुताहरिफ कुव्वतों और जो तहरीक आज़ादी है फ़लस्तीन की उसका खात्मा है। दूसरी तरफ जो हमास है उसका मकसद जो है वो तहरीक आज़ादी है। तो तहरीक आज़ादी जारी बात है वो अकेले तो ये आज़ादी की सलाहियत नहीं रखती, लेकिन उसने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 चीज़ें उसने ऑलरेडी 3 मामलात में कामयाबी हासिल कर ली है और वो कामयाबी जो है वो मैदान जंग में नहीं है। सबसे बड़ी जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और जो बड़ी जबरदस्त स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है उसके तहत उन्होंने दोबारा से फ़लस्तीन को एक बहुत बड़ा आलमी मसला बना दिया है। उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा का आज भी एक हंगामी इजलास मुतवक्के है। दूसरी बात जो उन्होंने की है, क्योंकि फ़लस्तीनियों को ये बहुत तशवीश थी कि जब अरब ममालिक के ताल्लुकात अगर इसराइल से खुशगवार हो गए तो इनका जो फ़लस्तीन का मसला है वो हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। तो वो मामला भी अब खटाई में पड़ गया है। तो ये 2 कामयाबियां तो उन्होंने हासिल की हैं। अब क्विकली अगर इसकी स्ट्रैटेजी को देखें तो आप देखिए ये सिर्फ गुरिल्ला जंग नहीं है बल्कि अर्बन वॉरफेयर है। देखिए जो गजा की पट्टी है, अगर मैं एग्जांपल दे सकूं, जितना इस्लामाबाद का शहर है इसका 1/3 इसका रकबा है, लेकिन वो अर्बन हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और तकरीबन 23 लाख लोग उसमें रहते हैं। और आपने जिस तरह बताया कि 6000 बम उस इलाके पे इतनी छोटी सी जगह पे गिर चुके हैं, हजारों लोग उसमें जख्मी हैं और 3.5 लाख जो लोग हैं वो अपने घरों से महरूम हो चुके हैं। 23 लाख आबादी पानी, बिजली, अद्वियात, खुराक और फ्यूल से महरूम है। तो ये सूरत हाल है। तो असल बात जो है वो ये है कि क्या आलमी बरादरी, क्या अक़वाम मुत्तहिदा, क्या OIC, क्या अरब लीग इसराइल के ये जो जुल्म जबर है इस पे कमी ला सकते हैं, इसको मजबूर कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि इसके इम्कानात कम हैं। आज आप देखें कि पूरी दुनिया में पब्लिक सेंटिमेंट आपको नजर आ रहा है, खुसूसन मुस्लिम ममालिक में, अरब ममालिक में। सर, हम देख रहे हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट तो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बरतानिया की बात करें तो उनकी जानिब से भी मदद दी जा रही है इसराइल को। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने तो बिल्कुल ये कह दिया, ना सिर्फ उन्होंने मदद मुहैया किया बल्कि उन्होंने कहा कि हम जब तक हैं आपकी पुश्त पे हम खड़े हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो मगरबी ताकतें हैं, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, ये तो पूरी तरह वो जंग बंद नहीं कराना चाहते, बल्कि इस जंग में इस बात को समझना जरूरी है हर तरह के हथियार और मदद इसराइल को फ़लस्तीन के खिलाफ प्रोवाइड कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये एक हकीकत पसंदाना बात है। जबकि जो मुस्लिम दुनिया है उसमें स्पीड सेंटिमेंट इनके साथ है। आज आप देखें इराक में, उर्दन में, इवन अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बहुत से ममालिक में बहुत बड़ी रैलीज हुई है। लेकिन 2 वाकयात अभी तक सामने नहीं आए जो मैं आपके हवाले से बताना चाहता हूँ। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ है कि बीजिंग में एक इसराइली सिफारतकार को जख्मी किया गया है एक हमले के दौरान। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इसराइल का सिफारत खाना चीन में मौजूद है और वहां पे एक इसराइली सिफारतकार को बीजिंग में भरे बाजार में जख्मी किया गया है। इसी तरह आप जानते हैं कि हाल ही में मिस्र में 2-3 जो इसराइली सयाह थे उनको हलाक कर दिया गया था। ठीक है, तो जो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं वो यकीनन इस वक्त जो हैं वो फ़लस्तीन की आवाम के साथ हैं और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे अरब ममालिक हैं वो भी सामने आए हैं और वो हिमायत करें और जंगबंदी का मुतालबा भी किया जा रहा है और इसराइल की मजम्मत की जा रही है जो कि जनेवा कन्वेंशन की मुसलसल खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब। आपने हमें अपनी राय दी है जो सिचुएशन इस वक्त 6ठा रोज़ है इस जंग का और इसराइल की जानिब से ना सिर्फ
जेनेवा कन्वेंशन की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है, बल्कि ऐसे बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो इंतहाई ख़तरनाक है, ममनुआ बम है और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि इसराइली आर्मी चीफ जिसने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया है, लेकिन अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए मेरे ख्याल में वो हर्जा सराई जो है वो उसको छुपाने के लिए अब उनका जो रिएक्शन है वो इतना ज़्यादा है कि वो कह रहे हैं कि जब तक अब हम पूछे कौन, क्योंकि देखें ना अमेरिका जो है वो हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वो बताता है कि हम इंसानी हुकूक में फ़लाने नंबर पर हैं, हमारे यहाँ मजहबी आज़ादी का ये नंबर है। तो अपने दोस्त और रॉक सॉलिड पार्टनर के बारे में भी कोई रिपोर्ट जारी करे और बताए क्या हो रहा है, क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन की हम बार बार मिसाल दे रहे हैं। तो ज़रा आपको बताते हैं कि ये किस किस आर्टिकल की या किस किस क्लॉज की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जेनेवा कन्वेंशन का जो आर्टिकल 15 और 18 है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि अस्पतालों, रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया जा सकता। लड़ाई में, जंग में, ये जंग के उसूल हैं। इसराइल यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, रिहायशी इमारतों पर हमले कर रहा है सबके सामने। जेनेवा कन्वेंशन का ही आर्टिकल है 20, ये जो रज़ाकार होते हैं, जो पैरामेडिक्स होते हैं, रेस्क्यू वर्कर्स होते हैं, इन पर हमले से रोकता है, जबकि इसराइली बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा के और हिलाल अहमर के एहलकार भी मारे गए हैं। तो ये है जी कारगुजारी। जेनेवा कन्वेंशन क्या कहता है, आलमी ज़ाब्ते क्या कहते हैं और इसराइल क्या कर रहा है और उससे पूछने वाला भी कोई नहीं है। पाकिस्तान में भी अभी अली साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में भी आज भरपूर एहतजाज हुआ है इसराइल के खिलाफ। ऐसे ही एक एहतजाज से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने भी गुफ्तगू किया, वो क्या कह रहे थे उनको भी सुनिए। मसला फ़लस्तीन ये इस्लाम का मसला है, ये ईमान का मसला है। मस्जिद अक्सा हमारी इश्क है, मस्जिद अक्सा हमारा ईमान है और मस्जिद अक्सा के साथ हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता है। तो ये मामलात हैं इसराइल फ़लस्तीन के। ऐसी अब हम सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं और हमारे मुल्क में क्या चल रहा है जनाब। जो हमारे मुस्लिम लीग नून है, एक सियासी जमात, उनके कायद नवाज शरीफ उनकी वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का जो मिशन है वो ज़ोरों शोर से जारी है। मुस्लिम लीग नून के पंजाब भर में जलसे और वर्कर्स कन्वेंशन भी हो रहे हैं। लीगी मतवालों का लहू गरमाने के लिए आज भी मुरीद में पेंडाल सज चुका है। इलाके को पार्टी परचमों से सजा दिया गया है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ इससे खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। ये कुछ जलसे के बराह रास्त मनाजिर हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि लोग मौजूद हैं। ख़वातीन के लिए एक अलग पंडाल भी बनाया गया है। अच्छी बात है, जलसे जुलूस का मौसम आ गया है। इसमें ये कह लीजिए कि सियासी जमातों को अपने मसल शो करने का मौका मिलता है। बतूल राजपूत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुस्लिम लीग नून की सियासत और दीगर मामलात को ज़रा हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच बतूल आपके टाइम के लिए। जलसा हो रहा है और हैरानी की बात यह है कि वो जलसे जो 7 जलसे मरीम नवाज़ साहिबा ने प्लान किए थे उनको रोक दिया गया इसलिए कि लोगों को थकाए ना, लोग परेशान ना हो जाएं और ये सारी क़ुव्वत तवानाई लेके जानी है 21 अक्टूबर पे। शहबाज शरीफ जब जो जलसे प्लान कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस पर कोई पाबंदी नहीं है। मरीम कह रही हैं कि नवाज शरीफ के अलावा सब महंगाई पर काबू पाने के लिए नाअहल हैं। तो जब वो ये कह रही हैं तो वो अपने चाचा के बारे में भी कह रही हैं। आप क्या समझती हैं? जी, हम जिस डिवीजन की पीएमएलएन में बात करते हैं वो दोनों भाइयों के दरमियान तो नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू के एस्टेब्लिशमेंट को क्या कबूल है या एस्टेब्लिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग किसके साथ ज़्यादा है, तो वो वाज़ेह तौर पे शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन ये ऐसे मसाइल नहीं है कि फौरी तौर पे पीएमएलएन को इसको एड्रेस करना पड़ेगा। मुस्तकबिल में ज़रूर एड्रेस करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त जो तवज्जो है एस्टेब्लिशमेंट की भी और इदारों की भी, उनको सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है कि इमरान खान की तरफ से कुछ ऐसे इक़दाम मज़ीद नहीं होने चाहिए जैसे माजी में हुआ है। और इस कॉन्टेक्स्ट में नवाज शरीफ और वो एक ही पेज में नजर आते हैं। तो एट दिस वेरी मोमेंट इट डज़ नॉट बॉदर देम कि नवाज शरीफ बाकी इशूज़ पे क्या स्टांस ले रहे हैं। और जहाँ तक आपके सवाल की बात है, बिल्कुल 7 रैलियाँ प्लान की थी, वो श्रिंक होके 3 रह गई हैं। और मुझे नहीं लगता कि एक ऐसी जमात जिसके लीडर 2019 के बाद 4 साल के बाद वो वापस आ रहे हैं और इश्तिहारी भी करार दिए गए हैं, वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। अपनी 7 साल की सजा के दौरान ही उन्हें एक स्पेस मिला, उसी में वो प्रोटोकॉल के साथ वापस आ रहे हैं। इसमें तो जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनको ज्यादा खुश होना चाहिए कि उनको लेके, उनके लीडर को लेके सिस्टम में एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा को और नवाज शरीफ को ये इनसिक्योरिटी है कि कहीं उनके वोटर्स थक ना जाए। तो आई थिंक दिस इज पॉलिटिकली बियॉन्ड इंटेलिजेंस। नहीं, इसमें ये जो विजुअल्स हैं, हम हमेशा ऑप्टिक्स की बात करते हैं बतूल, जो शादरा का जलसा था, उनको ये शॉर्टी मिल सके कि वो वाकई वापस आ रहे हैं। जी, आप मुझे सुन पा रही हैं?
जी जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं, हम हमेशा विजुअल्स को देखते हैं, मापते हैं, जांचते हैं, वजन करते हैं उनका। जो शादरा का जलसा था, अगर हम उसके विजुअल्स को देखें तो उसमें पता चल रहा है कि बिल्कुल पंडाल खाली है, मामलात किस तरह हैं। अभी मुरीदगी के मनाज़र हम टेलीविज़न स्क्रीन पर अगर दिखा भी सकें तो दिखा भी देते हैं, वरना मैं तो देख रहा हूँ तो पंडाल भरा हुआ है। तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि पंडाल भरने के लिए भी किसी तीसरी क़ुव्वत की ज़रूरत होती है। तो अगर शहबाज शरीफ के पंडाल भर रहे हैं तो इससे तो फिर मैसेज बड़ा क्लियर है कि मियाँ साहब आ तो रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस तक छोटे मियाँ ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये इट कैन बी वन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। और जो मैं बात करी थी पहले, आपने उसी को सेकंड कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ ने हमेशा रिकंसिलिएशन की है सियासत। और पिछले 16 माह में ऑल्दो उनकी अपनी इंडिविजुअल पीआर इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी नवाज शरीफ की रही है, लेकिन जहां तक मामलात की बात है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ही ट्राइड टू मेंटेन थिंग्स वेरी डिप्लोमेटिकली, जो कि चाहिए भी होता है सियासत में। और बिल्कुल हमेशा आपको लोग, कभी कभी हमें बिरयानी खिलानी पड़ जाती है, हमारा सिस्टम ऐसे है, कभी 1,000 रुपया देना पड़ जाता है, कभी तीसरी कुव्वत की भी जरूरत पड़ जाती है। 1000 रुपये सियासी जमातें तो नहीं देती, तो जिसके जी तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं लोगों को बुलाने के लिए। एज लॉन्ग एज लोग आ रहे हैं, जलसा कामयाब है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या आप उतना क्राउड पुल कर सकेंगे वोटर्स टर्नआउट के लिए भी, क्योंकि अब परफॉर्मेंस की बात हो रही है। बल्कि कल मैं एक जगह पे पढ़ी थी कि उस तैयारे का भी नाम उम्मीद पाकिस्तान या इस तरह से कुछ रख दिया गया है, जिस तैयारे में नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। तो दिस इज अमेजिंग, ये कैसे रख दिया गया। और मैं बार बार ये सवाल करती रही हूँ कि जो उनके पास सारा फॉर्मूलाज थे कि पाकिस्तान को किस तरह से बेहतर बनाना है, वो उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ शेयर क्यों नहीं किया। और हाँ, ये तो बड़े बेसिक से सवाल है कि वो 16 महीने को ओन ही नहीं कर रहे। और मरियम खुद कह रही हैं कि जी नवाज शरीफ के सिवा सब महंगाई के खिलाफ ना अहल रहे। तो खैर मुझे तो ये लग रहा है कि वो अपने चाचा को भी एड्रेस करेंगे। खैर थैंक यू बतूल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम आप एंड पे आपको शायद कुछ ऐड करना चाह रहे थे। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम मैच की बात करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और अभी हम बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा जो कल होने जा रहा है। काउंटडाउन उसका शुरू हो गया है। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत अहमदाबाद में आमने सामने होंगे। बड़ा मुकाबला है और इससे पहले एक बड़ी तकरीब सजाने की भी तैयारियां हो रही हैं। तकरीबन हतमी मरहले में ये तैयारियां जनाब दाखिल हो गई हैं। तकरीब में भारतीय गुलकार अरिजीत सिंह होंगे जो कि अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। कुछ दीगर सिंगर्स भी होंगे। तो मैच से पहले एक अहम तकरीब होगी और उसके बाद मैच का आगाज़ होगा। और फिर जो मैच है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो देखने के लिए हम सभी बेताब हैं। और कि अहमदाबाद में ट्रेनिंग भी हो रही है, खूब पसीना भी बहाया जा रहा है। इस सब पे बात करने के लिए उबैद स्टूडियो में हमारे साथ बहुत से गेस्ट मौजूद हैं। आप ज़रा तारुफ करवा दें, फिर हम बात करते हैं उनसे। चलें जी, हम करके दिखा देते हैं, क्योंकि मन साहब आपका जो ब्रांड था, बताओ हमारे प्रोड्यूसर साहब ने देखें चोरी कैसा किया है, कितना खूबसूरत तरीके से। ऑल्दो के दी न्यूज़ रूम का हमारा था, लेकिन खैर आपकी इजाज़त से, बगैर इजाज़त के भी अगर हो गया तो। मन साहब हमारे साथ हैं जी, मन साहब के साथ सोहेब साहब हमारे साथ हैं, सोहेब साहब के साथ शमशेर नियाज़ी साहब और फिर चौधरी अशरफ साहब भी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब थैंक यू सो मच। आपसे शुरू करते हैं जी, आप तो हम लोगों की इजाज़त से। ये न्यूजीलैंड क्या करेगा? न्यूजीलैंड जीतेगा। कितना पहले जीतेगा? क्योंकि अब ये इनके लिए पूछना जरूरी है। सच्ची जीत गया, उसने जीत के लिए कदम बढ़ा दिए। कितने, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 44 में पूरा कर देते हैं, फिर 30s में आगे मेरा ख्याल है 45 ओवर तक ये मुकम्मल कर लेंगे। छोटा टारगेट नहीं दे दिया वैसे? टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, टारगेट बहुत ही छोटा है मेरे हिसाब से। ठीक है, ये चेन्नई की विकेट है, ये वाहिद इंडिया में ग्राउंड है जहाँ बॉलर्स को और स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा हर जगह बैटिंग ट्रैक 350 प्लस स्कोर्स हैं। ये वाहिद ग्राउंड है जहाँ आप 250 करके भी रोक सकते हैं अगलों को। अगर 1-2 विकेट से ले जाएं, न्यूजीलैंड की टीम इसलिए स्ट्रॉन्ग होगी, आज विलियमसन आ गए वापस, तो उससे उनकी बैटिंग स्ट्रांग होगी। अदरवाइज ये अगर 1-2 विकेट सभी भी ले जाएं। अच्छा, यही वजह है कि वो टारगेट इतना बुरा नहीं है। हाँ जी, टारगेट बिल्कुल बुरा नहीं है, क्योंकि हमें आदत हो गई ना 300 प्लस की। उनके उन्होंने शाकिब अल हसन ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने पार्टनरशिप बनाई। और जैसे मैंने फर्स्ट इनिंग में बोला था 240 250 तक स्कोर करेंगे, बहुत बेहतर स्कोर है ये। उनके स्पिनर्स हैं मेहदी, मिराज, शाकिब अल हसन, बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। चेन्नई की विकेट स्पेन की है, तो मुझे लगता है कि मैच थोड़ा टफ होगा, मैच इतना आसान नहीं होगा। ये वजह है कि अभी तक 12वें ओवर में देखे ना कि एक खिलाड़ी आउट है, 54 हो गया है, तो स्ट्रगल कर रही है न्यूजीलैंड। बिल्कुल, न्यूजीलैंड थोड़ा स्ट्रगल करेगी। ऑब्वियसली बात है, बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड है, वर्ल्ड कप में हमने दोनों मैच जीत चुकी हुई है, तो जरा उनका बैटिंग लाइनअप बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो जरा कॉन्फिडेंट भी है, मोराल भी आता है। जीत तो ये जाएंगे,
लेकिन मैं थोड़ी सी थोड़ा फंस के जीतेंगे क्योंकि ना सी साइड ग्राउंड है ये, थोड़ा हवा का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली बात है जब बाद में टीम बॉलिंग कर रही होती है उसको ज़रा मुश्किल होती है क्योंकि बॉल स्किड के अलावा जो है और कुछ नहीं कर रहा था, स्विंग नहीं कर रहा था। लेकिन अगर बॉलर थोड़ा सा ज़रा हाइटेड हो, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस दे तो बॉल थोड़ा निकलता है। जो न्यूजीलैंड ने बड़े आसानी तरीके से इन दोनों बैट्समैन जो भी विलियमसन और कॉनवॉय खड़े हैं इन्होंने इस चीज़ को संभाल लिया। लेकिन ऑब्वियसली बात है अभी जीत जाएंगे, काफ़ी स्कोर अभी नहीं रहता है इतना। लेकिन मंच की बात से भी एग्री करता हूँ मैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं होता, वाहिद एक विकेट है जहाँ पे जो है आप तीनों तो इतना एग्री कर रहे हैं कि आप तीनों आज जो है लड़के वालों की तरफ से लग रहे हैं। क्या ये क्या तरतीब थी? ये आज चांद रात है ना हमारी, चांद रात है ना हमारी। वैसे तो मैंने तो इनको कहा कि आप जुमा मनाएं, चांद रात ना मनाएं। भारत के खिलाफ जो मैच है वो कल है, भारी पड़ जाता है। बिल्कुल, हमने तो पहले ही इतने ज्यादा शादियाने बजाने शुरू कर दिए, अभी तो जीत दूर है। अच्छा, अभी कल मैच पाकिस्तान टीम की वो शर्ट पहन रहे हैं, ग्रीन शर्ट। नहीं, मुझे एक चीज है, अभी हमारे एक दोस्त ने पॉइंट उठाया बड़ा अच्छा। क्या मतलब है? ईद का ड्रेस नहीं पहनना, चौधरी साहब को ड्रेस नहीं पहनना। बॉयज लीग में चौधरी साहब को शामिल करें। मैं जरा क्विकली, क्योंकि टाइम की फिर हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी। कल का हमारा प्लेइंग 11 सेम रहना चाहिए, चेंज होना चाहिए। शादाब को बिठा के फखर को लाएं। मेरी अगर सुने तो शादाब को बिठा के उसामा मीर को लाएं, मगर ये सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे। ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन श्रीलंका के मैच वाला चेंज नहीं करेंगे कल। ओके, आपका क्या लगता है कि नवाज को ड्रॉप करके उसामा मीर सरप्राइज एलिमेंट है, वो इंडिया को तंग आप नवाज के दुश्मन है, आप शादाब के। आप नवाज को ड्रॉप करके उसामा मीर को लेके और कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। जो मैं बाबर आजम की देखता हूँ वो सेम स्क्वाड के साथ जाएगा, वो तब्दीली नहीं करेगा। वो बहुत बड़ी वजह है, वो तब्दीली नहीं करेगा। इशारा किया कि शादाब को बिठा के फखर को खिलाएं, आपकी बैटिंग जरा थोड़ी सी मजीद डेप्थ में चली जाएगी। इस सजेशन क्या करना है बैटिंग में? आपके देखे रिजवान स्कोर कर रहा है, अब्दुल्ला स्कोर कर रहा है और उसके बाबर नहीं कर रहा, शकील कर रहा है। रुक जाए ना, बाबर नहीं कर रहा। अब बाबर ने कर देना है, फिर चाचा इफ्तिखार हैं आपके पास। चाचा क्यों बोलता है? आपका तो बनता ही नहीं है। साहब आपका नहीं बनता। सर जी बनता है, पूरी दुनिया से चाचा गए, आप ना गए। अच्छा चलो, मैं क्या कहूँ, दादा कहूँ। देखिए बात यह है कि वो चचा ही है, चचा इफ्तिखार है। अल्लाह ताला उसको इज्जत दे और परफॉर्म करके कल भारत को के छक्के छुड़ाए। जिस तरह की वो इनिंग्स खेलता है, बड़ी शॉट्स खेलता है और ताकतवर शॉट खेलता है, वो मामूली शॉट्स नहीं खेलता। शाहीन से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए शाहीन से तो अब 10 मैच हो गए हैं, तो यहाँ पर तो बनता है अब शाहीन का। हाँ। अगर इस मैच पे, इसी मैच का इंतजार है। देखिए अब बहुत लंबा अरसा हो गया, जो कुछ हो गया, अब कश्तियां जला दें। अगर आपने भारत को शिकस्त दे दी तो आपने वर्ल्ड कप जीत लिया। हमारा तो ये ईमान है। आप कुछ ना करें। देखिए वहां पे उसके बाद आप सेमीफाइनल खेले, फिर आप पे प्रेशर कोई नहीं होगा, फिर आप फाइनल भी खेल सकते हैं। सारा मतलब लेकिन पाकिस्तान की जो ईसीजी रिपोर्ट है काफी देर से प्लेन जारी है, थोड़ा सा ग्राफ में ऐसा होना चाहिए। तो कल उम्मीद है अब कल का ओपनिंग मतलब प्लेइंग 11 में कोई चेंज ना करें और ओपनिंग पेयर बिल्कुल ना छेड़ें। ओपनिंग पेयर तो बिल्कुल मत छेड़ें क्योंकि जो अब्दुल्ला तो खैर अब कांस्टेंट हो गया ना, अब तो वो जरूरी है क्योंकि इमाम को काफी लोग इतराज करते हैं उसको चेंज करने फखर से, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी टीम ने मैच फ्रेश जीता हुआ है। तो उसी वो जो मोराल हप है ना, वो उसको अप ही रहने दें। आप छेड़ेंगे सारी सेटिंग आगे पीछे हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप बॉलिंग को ज्यादा देखें क्योंकि नवाज को हटा के वो एंटीना नहीं था, थोड़ा सा हिलाया तो गया टीम का। हाँ, सेटिंग का काफी मसला आया था। मेरा विनिंग कॉम्बिनेशन ना छेड़े, बस मेरा ये है कि नवाज को साइड पे करके आप उसामा मीर को ट्राई दे सकते हैं। इससे सेटिंग खराब नहीं होगी। टॉस बहुत बड़ा फैक्टर है। टॉस तो जो जीता भाई पाकिस्तान का जीतेगा। तो बाबर तो नहीं जीता, बाबर का तो ये भी मसला है, उसका बैट लग पाकिस्तान जीतेगा। टॉस बहुत बड़ा फैक्टर है, पाकिस्तान को पहले करनी चाहिए बॉलिंग। अच्छा जी, क्योंकि इंडिया जो है ना चेज में बहुत डेंजरस है भाई। अगर आप सेकंड में बैटिंग करने आ गई, इंडिया आपको ले जाएगी। लेकिन अगर लास्ट मैच पाकिस्तान ने बस वो एक ही है जवेरिया, हमारे पास एक ही दरख्त। लेकिन आप सही कह रही हैं, कॉन्फिडेंस आ गया बॉयज के पास। तो अब ये इन द बैक ऑफ देयर माइंड ये है कि अगर 350 पड़ भी गया तो हम चेज कर लेंगे। लेकिन कल तो जो टॉस जीतेगा आई एम श्योर वो पहले बॉलिंग। लेकिन हमारे बॉयज अगर हम बात करें स्कोर ज्यादा बनेगा या ज्यादा नहीं, वो जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे बॉयज में कॉन्फिडेंस आ गया, हमारे बॉयज का ये कॉन्फिडेंस सिस्टम की खराबी वजह से ओवर कॉन्फिडेंस में भी तो बहुत जल्दी आता है। आ सकता है बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे 250 भी नहीं हो रहा। कॉन्फिडेंस ऐसे ही ऊपर जाता है, ऐसे ही नीचे आता है। तो लेकिन जो श्रीलंकन के खिलाफ मैच हो गया ना, वो बड़ा अच्छा हो गया। तो जो थोड़ा बहुत इनको डाउट था ना इंडिया के खिलाफ मैच में जाने से, वो डाउट सब क्लियर हो गए होंगे। लड़कों को पता है कि खैर है 350 खा सकते हैं, तो फिर 350 चेज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, बाबर ने आज का जिक्र भी किया। मैं उससे पहले एक और चीज कहूँ, आप जो चीज के आपने धूम धड़के वहाँ पर म्यूजिक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो म्यूजिक प्रोग्राम हमारे खिलाड़ियों की तवज्जो उधर ही ना चली जाए कि हमने तो ये सुनने, आपको भी नहीं बुलाया अभी उन्होंने, ये सुनने आपको भी नहीं बुलाया। वैसे मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये बड़ी मुख्तसर तकरीब है, कोई लंबी तकरीब नहीं है। क्योंकि जो सचिन तेंदुलकर है वो ब्रांड एम्बेसडर है इस टूर्नामेंट के, वो ट्रॉफी लेके आएंगे। वहाँ पर एक छोटी सी टॉस के
और मैच के आगाज के दौरान ये तकरीब होगी और उसके दौरान होगा, और फिर उसके बाद जब मैच का वक्फा होगा उस दौरान फिर साइड पे वो म्यूजिक का एक तड़का लगाएंगे। अच्छा, साइड पे? हाँ बिल्कुल, बाउंड्री के बाहर। अच्छा, ग्राउंड में नहीं आएंगे, फिर वो बाउंड्री के बाहर एक म्यूजिक का तड़का लगाएंगे जिसके लिए इंडियन मशहूर है। अच्छा, लास्ट मैच में हमने देखा राहुल ने बड़ा सपोर्ट किया हमारी टीम को। हाँ, कल क्या होगा भाई? कल तो मैच पड़ जाएगा चौधरी साहब। कोई बात नहीं, बाबर भी कह रहे हैं कि भाई प्रेशर होगा। प्रेशर होगा, प्रेशर दोनों कप्तानों पे। सर जी वो अपने होम ग्राउंड पर दुनिया, मैंने बताया कि मैंने दुनिया के हर जगह पे जाके इनको पाकिस्तान इंडिया के मैच कवर किए। मेरी बात सुने, अभी मेलबर्न में जो हुआ था, मेलबर्न में जो मैच हुआ था 1.25 लाख वहां पे भी क्राउड आया था। और लास्ट मैच में साहब इसमें वो न्यूट्रल वेन्यू पे चीजें नहीं, बात सुने, इंडिया, आप मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वहां पर 95% इंडियन क्राउड होता है। अगर लाख क्राउड हो तो आप 95-97 हज़ार अगर उनका क्राउड है, वहां पर भी तो प्रेशर में आप खेले हैं ना। तो यहाँ पर भी तकरीबन इतना ही, हमें 2-3% यहाँ पे क्राउड हमारी स्पोर्ट में होगा। चलो जो मर्जी हो, प्रेशर होगा टीम पे यकीनन होगा। अब किस तरह से इंडिया पाकिस्तान का मैच प्रेशर का तो होता है, नो डाउट कि प्रेशर तो पाकिस्तान पे भी होगा, लेकिन ज्यादा प्रेशर मुझे लगता है इंडिया पे होगा, क्योंकि 1,32,000 में से सिर्फ हमारे मेरे ख्याल से 32 लोग होंगे वहाँ पे, लेकिन 1,32,000 उनके 32 भी ना 11 खेल रहे होंगे, बाकी बेंच पे होंगे और बाकी जो मैनेजमेंट प्रेशर उन पे मुझे लग रहा है ज्यादा होगा। हम पे भी होगा लेकिन उन पे ज्यादा होगा, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर हमने करना है। शाहीन का जैसे इन्होंने बात की, शाहीन सिर्फ कल जो है ना, कल ओपनर्स की विकेट भी ले ले तो उसकी रिस्पॉन्स बहुत है, वो कर जाएगा, मैच बना जाएगा। मन साहब अब आप कुछ कहें, कोई अच्छे कलिमात अदा करें, कोई हमारा खून शून गरम करें। अर्ली विकेट्स, पहले 10 ओवर में 2 विकेट्स और मिडिल ओवर्स में कोई पार्टनरशिप ना लगाने दें, वहां पे स्पिनर काम आएगा। तो 2 फास्ट बॉलर्स की ऊपर से 2 विकेट्स और स्पिनर्स की नीचे से 2-3 विकेट्स, मैच सीधा है पाकिस्तान का। पेपर पे हमने मैच करवा दिया है। आपने पूछा लेकिन ग्राउंड कल होने जा रहा है और लम्हा बलम्हा हम अपने न्यूज़ रूम से पहले हमारे जो मन साहब हैं वो अपने प्रोग्राम में आपको पूरी सिचुएशन बताएंगे। बड़े एक्साइटेड हैं हम, हमारी विशेष जो है अपनी टीम के साथ हैं। कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।